चाउमीन बेचने वाली सास बहू। राहुल, राहुल, रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरा क्या होगा? और इस बच्चे के बारे में तो सोचो, तुम उसके पिता हो। मीना, मेरी बात को समझो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अरे तुम्हारे साथ रह रहकर मैं पागल होता जा रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में किसी और को चुन लिया है। अब मैं उसके साथ अपनी लाइफ शुरू करने जा रहा हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते राहुल। अरे मेरे बारे में नहीं, अपनी माँ के बारे में ना सही, कम से कम अपनी औलाद के बारे में तो सोचो, जिसने अभी तक इस दुनिया में अपनी आंखें भी नहीं खोली हैं। देखो मीना, अगर मैं इस बच्चे के बारे में सोचता हूँ तो मैं जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा। इसलिए ये फैसला मैंने कर लिया है। मैं अब तुम में से किसी के साथ भी नहीं रहूंगा। राहुल मीना को छोड़कर चला जाता है। मीना 6 महीने से गर्भवती होती है, लेकिन राहुल को अपने बच्चे और अपनी बीवी के बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आता। आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से राहुल मीना को छोड़कर चला गया? आइए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। फ्लैशबैक। राहुल, राहुल, ये सब क्या है? तुम मेरे होते हुए किसी और से बात कैसे कर सकते हो? अरे मीना, तुम गलत समझ रही हो। ये तो मेरे ऑफिस की लड़की है और सिर्फ मेरी दोस्त है। मैं जानती हूँ तुम जैसे मर्दों को। जब तुम मर्द जात घर की दाल से पक जाते हो तो तुम्हें बाहर की बिरयानी में मुंह मारना होता है। बस करो मीना, ये तुम अपने मुंह से कैसी कैसी बातें कर रही हो। अरे तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है कि अपने पति से कोई इस तरह बात करता है? सही कह रही हूँ मैं। आप क्या मुझे पागल समझते हो? मैं सब जानती हूँ। अगर आज के बाद मैंने किसी लड़की का मैसेज आपके फोन में देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीना और राहुल के बीच हर रोज लड़ाई होती रहती है। अक्सर राहुल कभी किसी लड़की से तो कभी किसी लड़की से बात करता रहता था। उसे मीना के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था। धीरे धीरे उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन राहुल मीना को छोड़कर किसी और से प्यार करने लगता है और मीना को छोड़कर चला जाता है। देखा माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, राहुल जी मुझे एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। उनका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। उन्होंने एक बार भी अपने बेटे और मेरे बारे में नहीं सोचा। बहू, मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ। खून आखिर खून के जैसा ही होता है। राहुल के पिता ने भी मेरे साथ ऐसे ही किया था और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके मरने के बाद मुझे थोड़ा भी अफसोस नहीं हुआ। शांता अपनी गर्भवती बहू को किसी तरह संभालने की कोशिश करती है। धीरे धीरे राहुल के जाने के बाद उनके दिन बहुत बुरे हो जाते हैं और उनके घर में खाने का राशन भी खत्म हो जाता है। माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 दिन से हम दोनों ने खाना नहीं खाया। इससे मेरे बच्चे पर असर पड़ सकता है। मैं काम करती हूँ, कहीं काम ढूंढ लेती हूँ। लेकिन बहू, इस हालत में तुम काम कैसे करोगी? भूखे मरने से अच्छा है कि मैं काम करके कुछ पैसे कमा लूं। ऐसा कहकर मीना काम ढूंढने के लिए चली जाती है, जिसके बाद पूरे दिन काम ढूंढने पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता। शाम को आते वक्त उसे एक चाउमीन का ठेला दिखाई देता है। चाउमीन देखकर मीना के मुंह में पानी आ जाता है। कभी कभी जिद करने पर राहुल जी मुझे चाउमीन खिलाने ले जाते थे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे मैं भला यहाँ वहाँ काम क्यों ढूंढ रही हूँ? मैं खुद का काम भी तो शुरू कर सकती हूँ। अगर मैंने चाउमीन बेचना शुरू कर दिया तो हमारे रोजमर्रा का खर्चा तो निकल ही जाएगा। मीना घर जाती है और अपनी सास को सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद शांता कहती है, लेकिन बहू, यहाँ हमारे पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है। हम खुद का काम कैसे खोलेंगे? तभी मीना अपने गले से मंगलसूत्र निकालती है और अपनी सास से कहती, एक समय था जब इस मंगलसूत्र की कीमत मेरी नजरों में बहुत बड़ी थी, लेकिन जब राहुल जी मुझे छोड़कर चले गए हैं तो अब इस मंगलसूत्र की कोई अहमियत नहीं बची। इसलिए मैं इसे बेचकर अपने और अपनी माँ जैसी सास के लिए काम करूंगी। मीना उस मंगलसूत्र को बेच देती है, जिसके बाद वह उस मंगलसूत्र से मिले हुए पैसों से चाउमीन बनाने का काम शुरू कर देती है। पहले दिन उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता, लेकिन अगले दिन से छोटे छोटे बच्चे उसकी दुकान पर आते और चाउमीन मांगने लगते। आंटी आंटी, जरा मुझे 10 रुपए की चाउमीन तो देना। मीना उसे 10 रुपए की चाउमीन दे देती है। चाउमीन खाकर गब्बू बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसके कई सारे दोस्त भी मीना की दुकान पर आते हैं। देखते ही देखते गांव के कई सारे लोग मीना की दुकान पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे वाह मीना बहन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतनी अच्छी चाउमीन तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। तुम तो बहुत स्वादिष्ट चाउमीन बनाती हो। हाँ दीदी, तुमने तो बहुत अच्छी चाउमीन बनाई है। देखते ही देखते मीना की सारी चाउमीन बिक जाती है, जिसकी वजह से उसे 2 गुना मुनाफा होता है। अरे माँ जी, देखा आपने, हमारी मेहनत रंग लाई है।
मैं नहीं जानती थी कि हमारी छोटी सी शुरुआत बहुत अच्छी होगी। अब मैंने सोचा है कि मैं अपनी चाउमीन की दुकान को थोड़ा और बड़ा करूंगी। कुछ दिनों में मीना चाउमीन की एक अच्छी खासी दुकान खोल लेती है। उसकी दुकान पर सुबह शाम भीड़ रहने की वजह से उसकी सास शांता उसकी मदद कराने लगती है। मीना चाउमीन बनाती तो शांता लोगों को चाउमीन देती जाती। ऐसे ही उनका चाउमीन का बहुत अच्छा व्यापार चलने लगता है। फिर एक दिन काम करते करते शांता अपनी बहू के पास आती है और उससे कहती है, आज अगर राहुल हमारे साथ होता तो उसे हमारी ये तरक्की देखकर बहुत खुशी मिलती। माँ जी, आपके बेटे ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की है और वह अपनी जिंदगी में खुश ही होंगे, इसलिए आप भी खुश रहें। तभी वहाँ पर एक भिखारी भीख मांगने आ जाता है, जिसे देखकर मीना अचंभित रह जाती है। अरे राहुल, तुम्हारी ये हालत किसने की? मीना को खुद की चाउमीन की इतनी बड़ी दुकान में देखकर राहुल बहुत हैरान रह जाता है और वो मीना से कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मीना, तुम्हें छोड़कर मैं आज भी पछता रहा हूँ। लेकिन ये सब हुआ कैसे और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? राहुल उसे अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। तुम्हें छोड़ने के बाद मैंने उस औरत पर विश्वास तो कर लिया, लेकिन वो औरत विश्वास करने के लायक नहीं थी। उसने मेरा भरोसा तोड़ा और अपने आशिक के साथ मेरा सारा पैसा लूटकर भाग गई, जिसके बाद मैं सड़क पर आ गया। लेकिन मैं तुम्हारे पास वापस इसलिए नहीं लौट सका क्योंकि तुम्हारा सामना करने के लिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची थी। ये सुनकर शांता और मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों मिलकर राहुल को उसकी गलती के लिए माफ कर देती हैं और उसके साथ दोबारा से जिंदगी की शुरुआत करती हैं। अब राहुल भी मीना के साथ उसके व्यापार में हाथ बढ़ाने लगता है और वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दो हमशक्ल बहुएं और सास परेशान। अरे हरामखोर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी ही पीठ पीछे इतना बड़ा छुरा घोंपा। निकल जा तू मेरे घर से, तू अब यहाँ नहीं रह सकती। माँ जी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालिए। इतनी रात के समय मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ तुझे जाना है तू जा, लेकिन अब तू इस घर में एक पल और नहीं रुक सकती। कामिनी घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। आखिर कामिनी ने अपनी बहू को इतनी रात के समय घर से बाहर क्यों निकाला? आखिर ऐसा वंशिका ने क्या किया था जिसकी वजह से उसकी सास कामिनी इतने गुस्से में थी? आइए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। पिताजी कहाँ हैं आप? अरे क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो, मेरी साइकिल टूटी हुई है। ये सब किसने किया? जरूर ये सब वंशिका ने ही किया होगा। उसको मैंने मना किया था कि मेरी साइकिल ना चलाए। वंशिका कहाँ हो तुम? अरे जल्दी यहाँ पर आओ। आ गई पिताजी। क्या हुआ पिताजी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? अरे तुमने हंसिका की साइकिल क्यों तोड़ी जब उसने तुम्हें मना किया था चलाने के लिए? लेकिन मैंने साइकिल नहीं तोड़ी, इसे कोई गलतफहमी हुई है। मैंने खुद तुम्हें मेरी साइकिल चलाते हुए देखा था। झूठ मत कहो। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अरे बस करो, बहुत हुआ। हर रोज तुम दोनों के झगड़े देखकर मैं परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैंने तुम दोनों की शादी का फैसला किया है। लेकिन पिताजी, हमारी शादी की इतनी जल्दी क्या है? तुम दोनों की शादी होने के बाद तुम दोनों मेरा सिर खाना बंद कर दोगी। अरे तुम्हारे जुड़वा होने से मैं परेशान हो गया हूँ। ऐसा कहकर राजेश वहाँ से चला जाता है और कुछ ही दिनों में एक अच्छा सा घर देखकर उन दोनों बहनों की शादी एक ही घर के दो लड़कों से करवा देता है। बेटी वंशिका, तुम बहुत समझदार हो। अपना और अपनी बहन हंसिका का ख्याल रखना। दोनों विदा होकर अपने ससुराल आ जाती हैं। ससुराल आने के बाद वंशिका घर की जिम्मेदारी को संभालना शुरू कर देती है। वहीं हंसिका जब देखो टीवी या बाहर घूमना और रात को देर से घर आना करती रहती है। एक दिन उसकी सास कामिनी रात को पानी पीने के लिए उठती है। अरे ये क्या, कमरे में तो पानी ही नहीं है। एक काम करती हूँ, रसोई से जाकर ले आती हूँ। कामिनी अपने कमरे से रसोई में जा रही होती है कि तभी उसे घर के दरवाजे से हंसिका आती हुई नजर आती है। अरे ये इतनी रात गए, हंसिका कहाँ से आ रही है? कामिनी उसे देखती ही रह जाती है, जिसके बाद हंसिका चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कामिनी अपने मन में सोचती है, इतनी रात को ये कहाँ से आ सकती है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कल सुबह ये बात मुझे पूछनी ही होगी। पानी पीने के बाद कामिनी सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन सवेरा होते ही हंसिका अपनी रात की साड़ी लेकर अपनी बहन वंशिका के कमरे में जाती है और उसे साड़ी देते हुए कहती है, ये लो बहन, ये साड़ी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ये तुम पर बहुत खिलती है, आज तुम इसे ही पहनना। वंशिका खुश हो जाती है और हंसिका से साड़ी ले लेती है।
जिसके बाद वंशिका हंसिका की साड़ी पहनकर रसोई में जाकर नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। तभी कामिनी रसोई में आती है और वंशिका के बाल पकड़कर उससे कहती है, क्यों री बच्चलन औरत, क्या तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं? आधी रात की समय तू कहाँ से आ रही थी? मैंने खुद तुझे अपनी आंखों से देखा है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? भला मैं रात को कहीं क्यों जाऊंगी? मैं तो अपने कमरे में ही थी। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो अनुराग जी से पूछ लो। झूठ मत बोल हंसिका, मैं जानती हूँ तू ही थी। अरे मैंने खुद तुझे राघव के कमरे में जाते हुए देखा था। वंशिका को ये सब समझने में देरी नहीं लगती कि उसकी बहन ने उसे दोबारा से फंसाया है। ऐसा नहीं है माँ जी, मेरी बातों का विश्वास मानो, मैं हंसिका नहीं वंशिका हूँ। तभी वहाँ पर हंसिका पहुँच जाती है। अरे बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वंशिका तो मैं हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हंसिका के मुंह से ये सब सुनकर वंशिका दंग रह जाती है। ओहो, तुम दोनों ने मुझे पागल बना रखा है। माँ जी, आप मेरा विश्वास कीजिए, कल रात मैं नहीं, ये हंसिका रात के समय आई थी। लेकिन कल रात वाली साड़ी तो तूने अभी पहनी हुई है, इसका मतलब तू ही हंसिका है। नहीं माँ जी, ये साड़ी तो मुझे हंसिका ने सुबह सुबह ला कर दी थी। हंसिका ये नहीं तू है। तू इस बेचारी भोली भाली वंशिका को बदनाम करना चाहती है। आप मुझे गलत समझ रही हो, मैं वंशिका हूँ। अरे नहीं माँ जी, मैं वंशिका हूँ। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग में कामिनी को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपना सिर पकड़कर वहाँ से निकल जाती है। अरे ये सब मेरी गलती है, मैंने ही गलती कर दी अपने बेटों की शादी इन जुड़वा बहनों से करवाकर। लेकिन अब मैं इस बात का कैसे पता लगाऊं? एक काम करती हूँ, इन दोनों के पतियों के बारे में कुछ पर्सनल बातें पूछती हूँ। ऐसा सोचकर कामिनी दोनों को बुलाकर उन दोनों के पतियों के बारे में उनसे पूछती है, जिसके बाद दोनों अनुराग के बारे में ही बताती हैं। हंसिका पहले भी अपनी बहन को धोखा देकर उसके पति अनुराग के साथ कई बार अकेले में समय बिता चुकी होती है, इसलिए उसे सारी बातों का पता होता है। अब तो माँ जी आपको यकीन हो गया होगा कि मैं ही वंशिका हूँ, और रात के समय मैं मुंह काला करवा कर नहीं आई थी, बल्कि ये हंसिका अपना मुंह काला करवा कर आई थी। हंसिका बहुत चालाक होती है। वो हर बार की तरह इस बार भी अपनी बहन वंशिका को फंसा देती है, जिसकी वजह से रात के समय कामिनी हंसिका के धोखे में आकर वंशिका को घर से बाहर निकाल देती है। आज के बाद अगर तूने मुझे अपनी शक्ल दोबारा दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, मैं हंसिका नहीं वंशिका हूँ। कामिनी दरवाजा बंद करके हंसिका के साथ घर में चली जाती है। बेचारी वंशिका आधी रात के समय बारिश में भीगते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ ही दिनों बाद हंसिका धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। अरे ओ बुड्ढी, क्या कर रही है तू? चल जल्दी से घर के काम कर ले, बहुत मुफ्त की रोटी तोड़ ली। हाय हाय बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? इतनी संस्कारी होकर तुझे ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ओए चांदनी रात की चाटी हुई कटोरी, तू मुझे पाठ मत पढ़ा। जा और घर के काम कर जाके, नहीं तो ऐसा हाल कर दूंगी कि जिंदगी में कभी उठने चलने बैठने लायक नहीं बचेगी। हंसिका की ये बात सुनकर कामिनी को यकीन आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसने वंशिका को हंसिका समझकर घर से बाहर निकाल दिया। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? अपनी बहू को वापस कैसे लेकर आऊं? इस हंसिका ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। ये सोचकर बेचारी कामिनी घर के सभी काम करने लगती है। जैसे ही वो शाम के लिए सब्जी लेने सब्जी मंडी जाती है, उसे वहाँ वंशिका मिल जाती है। कामिनी वंशिका से माफी मांगती है, जिसके बाद वंशिका अपनी बहन हंसिका के बारे में उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह वो बचपन से अपने किए की सजा बेचारी वंशिका को दिलवाती आई है। चलिए माँ जी, आज मेरा सही फैसला लेने का वक्त आ गया है। वंशिका अपनी सास कामिनी के साथ उसके घर आती है, जिसके बाद वो पूरी सच्चाई राघव और अनुराग को बताती है, जिसके बाद वो अपनी बहन हंसिका से कहती है, बहन मैं तुम्हें कोई सजा तो नहीं दे सकती, क्योंकि तुम मेरा ही खून हो, इसलिए मैं अपने पति और अपनी सास को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। रुको भाभी, मैं इस बदचलन औरत के साथ नहीं रहना चाहता, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ये सब देखकर हंसिका की आंखें भर आती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, जिसके बाद वो रोते हुए कहती है, रुक जाओ, कोई कहीं मत जाओ, मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। गलती करने वाले को एक दूसरा मौका देना चाहिए। क्या मुझे एक मौका मिलने का कोई अधिकार नहीं? वंशिका उसकी बात मान लेती है और उसे एक आखिरी मौका दे देती है, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी उसी घर में रहने लगता है।
धीरे धीरे हंसिका पहले से बिल्कुल बदल जाती है और अपनी बहन के साथ प्यार प्रेम से रहने लगती है। भिखारन बनी बहू। अरे अतुल, आज इतनी सुबह सवेरे तैयार हो गया? हाँ माँ, आज बहुत बड़े तबके के क्लाइंट के साथ में मेरी मीटिंग है, इसलिए समय से पहले ही पहुंचना पड़ेगा। जरा जाते हुए मुझे रास्ते में मंदिर छोड़ देगा क्या? हाँ माँ, चलिए। सुनंदा के बेटे अतुल का नाम शहर के जाने माने बड़े बिजनेसमैन की श्रेणी में शुमार था। उनके घराने में किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी घटी ना थी। अतुल अपनी माँ सुनंदा को मंदिर की सीढ़ी पर ड्रॉप करके चला जाता है। बाय माँ। बाय बाय सन, जल्दी से माता रानी के दर्शन कर लेती हूँ, वरना भक्तों की भीड़ बढ़ जाएगी। सुनंदा मंदिर में पूजा अर्चना करके जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि एक भिखारन जिसकी दशा बड़ी बुरी थी, उसकी सूरत भी भूख के मारे कुम्हला चुकी थी, सुनंदा के पांव पकड़कर कहती है, मेम साहब कुछ खाने को दे दो। पिछले 3 दिनों से मेरे पेट में खाने का एक दाना भी नहीं पड़ा। भूख से मेरी अंदरूनी अंतड़ियां सूखने को हो रही हैं। इस भिखारन की भूख मिटाने को कुछ दे दो। सुनंदा गुस्से से भौएं चढ़ाकर भिखारन को झकझोरते हुए बिगड़े बुरे स्वर में फटकारती है, बेड़ा गर्क हो तेरा भिखारन। रईस लोग दिखते नहीं कि पैसे ऐचने के लिए पाँव में पड़ जाते हो। चल भाग यहाँ से। सुनंदा के शब्द सुनकर उस भूखी भिखारन की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। सुनंदा टैक्सी में सवार होकर अपने घर लौट आती है। अगली सुबह संयोगवश सुनंदा का बेटा अतुल मंदिर के पास से गुजरते हुए गाड़ी रोककर कहता है, माता रानी की दया से कल की मीटिंग सक्सेसफुल रही, माथा टेकाता हूँ। अतुल जैसे ही कार से निकलते हुए अपने कदम मंदिर की पहली सीढ़ी पर धरता है, भिखारन उसके पास आकर कहती है, साहब मुझ बेबस भिखारन पर तरस खाओ, कुछ खाने को दे दो। भगवान तुम्हें मुझ भिखारन का पेट भरने का प्रतिफल जरूर देगा। ये कहते हुए भिखारन अतुल की बाहों में बेहोश हो जाती है। अतुल उसके मुंह पर पानी की छींटे मारता है कि भिखारन के भेष में उसका चेहरा पीला सोने की भांति चमकने दमकने लगता है। कितनी सौम्य और सुंदर है ये, जाने भाग्य ने इसे भिखारन की उपाधि कैसे दे दी। सुनो, क्या तुम ठीक हो? हाँ साहब। अतुल अपनी जेब टटोलते हुए पर्स से कुछ पैसे निकालकर भिखारन को दे देता है। ये लो, इससे कुछ खरीद कर खा लेना। शुक्रिया साहब। अतुल सारे रास्ते भिखारन के बारे में ही सोच रहा था। उसके मन में उस भिखारन की छवि गहरा आकार ले चुकी थी, जिस कारणवश अगली सुबह वह फिर मंदिर में माथा टेकने के बहाने आकर उस भिखारन को अक्सर पैसे देता। फिर एक रोज भिखारन उससे पूछती है, साहब पिछले 15 रोज से आप मुझे ही खा लेने का पेट भरने के लिए पैसे दे जाते हैं, मैं इसे क्या समझूं? आपकी नेक दिली या फिर आपका मुझ भिखारन के प्रति दया भाव? चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अतुल उसे अपनी कार में सवार करके घूमता है। कई घंटे बीत जाते हैं। एक बात कहे, सवेरे से कैसे सांझ ढल गई पता ही नहीं चला। मैं यही सुनना चाहता था, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ सफर करके समय का एहसास नहीं होता। अतुल सुनसान सड़क पर कार रोककर हाथ बढ़ाकर पिया को बाहर बुलाकर हिचकते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम पिया है, मगर मेरी पहचान सिर्फ एक भिखारन की है। बचकाने में ही माता पिता को खो दिया, फिर पेट की आग बुझाने के पड़ाव ने भिखारन बना दिया। पिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुमसे शादी करके जिंदगी भर के लिए तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। ये सुनकर भिखारन की आंखें डबडबा जाती हैं, जिसके बाद दोनों साधारण तौर से एक मंदिर में शादी करके दंपत्ति बनते हैं और अतुल पिया के साथ घर पहुंचता है, जहां दरवाजा खोलते ही सुनंदा के होशो हवास उड़ जाते हैं। ये तो वही भूखी भिखारन है जो मंदिर के बाहर मुझसे टकराई थी। माँ, अब से पिया भिखारन नहीं बल्कि आपकी बहू है। बौरा गया है क्या अतुल बेटा? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मैं इस भिखारन को सातों काल में अपनी बहू नहीं स्वीकारूंगी। माँ, अग्नि को साक्षी मानकर मैंने पिया को अपनी पत्नी स्वीकारा है। यही आपकी बहू है और भावी भविष्य में भी यही आपकी बहू रहेगी। ये सुनकर सुनंदा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वह तिल मिलाकर पांव पटकते हुए कमरे में चली जाती है। मुझ बैरन के कारण आप माँ बेटे के बीच बात बिगड़ गई है। पिया, तुम खुद को दोषी करार मत दो। माँ भी गुस्से में है, शांत होने के बाद तुम्हें स्वीकार कर लेंगी। अतुल पिया को कमरे में ले जाता है। अगली सुबह अतुल देर सवेर दफ्तर चला जाता है। सांझ को लौटता है। पिया, माँ तुम्हारे पास आई थी? जी नहीं, उन्होंने खुद को कल रात से ही कमरे में बंद किया हुआ है। ये लो, तुम्हारी खातिर कुछ सामान लाया हूँ, मैं माँ से मिलकर आता हूँ।
अतुल के दरवाजा खटखटाते ही सुनंदा कहती है, दरवाजा खुला है अतुल। माँ, मेरी आंखों में देखिए, आपके बेटे की खुशी पिया के साथ है। उसे अपनी बहू मान लीजिए माँ। याद है, पिताजी अक्सर कहते थे कि किसी अनाथ यतीम का हाथ थामने वाला एक सर्वोत्तम शख्स कहलाता है। पिताजी के लिए ही पिया को बहू मान लीजिए माँ। अतुल, तू जानता है ना, तेरी आंखों में आंसू मुझे गवारा नहीं। ठीक है, मान लिया मैंने पिया को बहू। तेरी खुशी में मेरी खुशी है। अतुल को इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी कि उसकी माँ सुनंदा झूठा स्वैंग रच रही है। अगले दिन, माँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ। कुछ देर बाद, अरे ओ मेरी भिखारिन बहू, चल जल्दी से मेरा और मेरी बेटी न्यासा का खाना परोस। अरे अब घूरती रहेगी या खाना देगी? जी परोसती हूँ। देख ले न्यासा बेटी, इस भिखारन ने कितना लंबा हाथ मारा। कहाँ तो कल तक मंदिर की सीढ़ियों में भिखारन का मैला कुचला भेष धरे रहती थी, और आज मेरे बेटे के बदौलत इसकी जात ही बदल गई है। कुछ देर बाद, अरे ओ मेरी भिखारन बहू, ये क्या बेवकूफी कर रही है? माँ जी, अपने लिए खाना परोस रही हूँ। मेरी भिखारन भाभी, ऑलरेडी पहले हमारा ये बचा कुचा खाना खाओ। न्यासा, ये तो जूठन है। वाह वाह, भिखारन से बहू बने 2 दिन भी नहीं हुए और नखरे करने लगे। अरे याद कर, जब भिखारन थी तो तुझे ये जूठन भी नसीब ना होता था। सच कह रही है सासू माँ, भला मुझ भिखारन की क्या औकात। पिया बिना बात आगे बढ़ाए अपनी सास और ननद का जूठन बटोर कर एक ही थाली में करके जैसे टेबल पर बैठने वाली होती है कि न्यासा एक एक कुर्सी पीछे सरकाती है। अब क्या हुआ न्यासा? अरे ओ मेरी भिखारन बहू, तेरी औकात इतने महंगे टेबल पर बैठकर खाने की नहीं है। ये थाली उठा और जमीन पर बैठकर खा। सास और ननद का बुरा बर्ताव देख पिया बिलखती हुई खाना खाती है। समय गुजर जाता है। दोनों माँ बेटी किसी न किसी बहाने पिया को उसकी बीती भिखारन की जिंदगी याद दिलाते। मगर एक रात सुनंदा तेज बुखार से तप रही होती है। तभी करहाने की आवाज सुनकर पिया उसके पास आती है। माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? अरे ओ मेरी भिखारन बहू, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। न्यासा, उठना बेटी। माँ, अभी आप बीमार हैं, आपके बगल में सोकर मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं कहीं और सोने जा रही हूँ। ये कहकर न्यासा हॉल में चली जाती है। बिना कुछ पूछे पिया सुगंधा के शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां करनी शुरू कर देती है। सारी रात कभी उसके पैर दबाती तो कभी सर। देखते ही देखते आधी रात का सफर सुबह में बदल जाता है। माँ जी, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? अपनी ही नजर में गया गिरा महसूस हो रहा है बहू। जिस बेटी को सैकड़ों पीड़ा का पड़ाव पार करके पैदा किया, पाला पोसा, कल उसने मुझे रोग के थाक में छोड़ दिया, और जिसे मैंने कूड़ा कीच कहा, उस बहू ने मुझे रोगों से उबारा। आज मैं बेहद भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि एक बड़े दिल वाली भिखारन मेरी बहू है। एक और बेटी का बुरा बर्ताव और बुरे दौर में बहू का दुख में साझा साथ सुनंदा में बड़ा बदलाव ला चुका था, जिसके बाद सुनंदा ने अपनी भिखारिन बहू को सदा के लिए स्वीकार कर लिया था। अमीर और गरीब की शॉपिंग। 19 वर्षीय कीर्ति अपनी मां सविता के संग मुंबई की पिछड़ी बस्ती में रहती थी। सविता लोगों के घरों में बर्तन चौका करके अपनी बेटी कीर्ति का भविष्य संवारने के लिए भरसक कोशिशें कर रही थी। माँ, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं भी काम काज करके घर की जरूरतें पूरा करने में आपका साथ दूंगी। अगले दिन कीर्ति तड़के सवेरे उठकर इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। वो कई बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देती है, मगर बदकिस्मती से उसको छूचे हाथ ही घर लौटना पड़ता है। कीर्ति बिटिया, आ गई तू? कहीं बात बनी तेरी? नहीं माँ, जहाँ देखो घूसखोरी के दलाल डेरा डाले बैठे हैं, कहीं भी कदम ना जमा पाई मैं। बम्बई जैसे बड़े शहर में हम गरीबों के लिए 2 ही काम हैं, या तो अमीरों के घरों में गुलामी करना, या थक हार कर उनके कारखाने के दलदल में कूद कर आजीवन 5-10 हजार के भत्ते पर काम करना। ऊपर वाले ने हमारी किस्मत गरीबी की स्याही से लिखी है। ये बस्ती और ये दूभर जीवन ही हमारे जीवन का कड़वा सच है। अगले दिन कीर्ति एक कपड़ों के कारखाने में संलग्न होकर काम करती है। देखते ही देखते 1 महीने का पड़ाव पार हो जाता है और कीर्ति को पगार मिलती है। माँ, ये देखो, मेरी पहली पगार पूरे 5500 रुपए। अरे पर तनख्वाह तो 5000 ही तय हुई थी। मेरी प्यारी माँ, ये 500 रुपए मेरे ओवर टाइम करने के लिए अलग से पगार है। सबसे पहले आज हम शॉपिंग करने चलेंगी, क्योंकि ये साड़ी बेहद पुरानी हो गई है। अपनी सैलरी से मैं आपको एक साड़ी दिलवाना चाहती हूँ। अरे बेटी, पहले बनिए का बकाया चुकता करा,
वरना तो दाना पानी बंद कर देगा तो हमारे घर का चूल्हा उदास पड़ जाएगा। कीर्ति सारा उधार चुकता कर देती है। उधार चुकता करने में पूरा 4,000 का बिल बैठ गया है। अब मेरे पास ही 1,500 रुपए ही शेष बचे हैं। इसमें भी 750 रुपए तो दूध का ही दाम है। मतलब शॉपिंग के लिए मेरे पास केवल 750 ही रुपए हैं। अरे कीर्ति बेटी, हम गरीब के लिए इतने पैसे भी बहुत हैं। दोनों माँ बेटी बस्ती से कुछ दूर लगे सस्ते से बाजार में चली जाती हैं, जहाँ कीर्ति ठेले पर लगी एक साड़ी उठाकर कहती है, अरे भैया, ये साड़ी कितने की है? कीर्ति के पूछने पर साड़ियों का विक्रेता सीबू कहता है, मात्र 700 शुल्क है इस साड़ी का। अरे भाई, ऐसा क्या खास हीरा मोती जड़ा है इस साड़ी में? तुम तो एकदम गला काट दाम बता रहे हो। ये सुनकर सविता हिचकिचाते हुए कहती है, मगर हमारे पास केवल 750 ही है। थोड़ा तो सस्ता लगाओ ताकि मैं अपने खातिर भी कुछ खरीद सकूं। अरे माताजी, ऐसी प्योर सूती की साड़ी इससे सस्ती कहीं नहीं मिलेगी। ये सुनकर गरीब माँ बेटी आगे चल देती हैं। तभी उनके कदम फुटपाथ पर बिक रहे सूट साड़ी पर पड़ते हैं। वो धीना नाम का एक शख्स बेच रहा होता है। आओ आओ बहनों, ले जाओ, मात्र 100 रुपए में सुंदर सुंदर सूट और साड़ियाँ। कपड़ों की दर सस्ती होने के कारण दोनों माँ बेटी अपने लिए एक एक कपड़े खरीद लेती हैं और सविता कहती है, देखा कीर्ति बेटी, सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ने से ही हमें वही कपड़ा आसानी से सस्ते में मिल गया। हाँ माँ, अभी भी हमारे पास 550 रुपए बचे हैं। क्यों ना इससे कुछ और भी खरीद लिया जाए। बेटी, ज्यादा खर्चीला होना सही नहीं। क्या पता कि हम गरीबों पर कब कौन सा कहर टूट पड़े। इन बचे कुचे पैसों को बुरे वक्त के लिए बटोर कर रखने में ही समझदारी है। जहाँ एक और गरीब लोग हर एक छोटी से छोटी शॉपिंग में भी सैकड़ों बार मोलभाव करने के बाद खरीदारी करके चंद पैसे बचाने के लिए मीलों पैदल चलकर घर का रुख करते थे, वहीं अमीर काया अपनी पॉलिटिशियन पिता की एम्बेसडर कार में सवार होकर मुंबई के सबसे महंगे मॉल में शॉपिंग करने आती है। यार काया, पिछले 5 घंटों से शॉपिंग कर रही है तू। जानती भी है 5 लाख से भी ज्यादा का बजट बन चुका है। रिलैक्स यार अनन्या, इतना पैनिक क्यों हो रही है? मेरे पिताजी पॉलिटिशियन हैं, उनके पास बहुत पैसा है और मेरे पास 1-2 नहीं पूरे 5 क्रेडिट कार्ड हैं। सारा दिन भी शॉपिंग करूंगी तो भी खत्म नहीं होने वाले। जहाँ एक और गरीब मोलभाव के साथ अपनी एक एक पाई शॉपिंग पर सोच समझकर खर्च कर रहे थे, वहीं अमीर काया बिना किसी बार्गेनिंग के शॉपिंग पर बेहिसाब पैसे फूका करती थी। जहाँ गरीब सब्जियों के दाम घटने पर देर रात खरीदारी करने जाया करते, तो वहीं अमीर लोग बड़े मॉल से उन्हीं सब्जियों फलों को 4 गुना ज्यादा दाम देकर खरीदा करते थे। एक दिन काया के पिता उसके पास आकर कहते हैं, क्या कर रही है मेरी प्यारी बेटी? कुछ नहीं डैडी, अनन्या की शादी के बारे में सोच रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है शादी में पहनने के लिए क्या शॉपिंग करूँ। काया बेटी, ऑलरेडी तुम्हारा कबर्ड सैकड़ों एक्सपेंसिव ड्रेसेस से भरा पड़ा है। मैं तो कहता हूँ उन्हें ही शादी पर पहन लो। डैडी, आप तो जानते हैं ना कि काया जो कपड़े एक बार पहन लेती है उसे फिर रिपीटेड नहीं पहनती है। काया की सोच शॉपिंग के लिए कुछ इस तरह थी, तो वो कीर्ति की सोच पर एक नजर प्रतिबिंबित करते हैं। कीर्ति बिटिया, कल तेरी बचपन की सहेली बेला की शादी है, पर तूने कोई तैयारी नहीं की। माँ, किसने कहा कि मैंने तैयारी नहीं की? मैंने अपनी पगार से बेला की ब्याह के लिए सुंदर सुंदर 2 साड़ियों की शॉपिंग की है। और खुद के लिए क्या लिया? माँ, अभी पिछले महीने ही मैंने वो सूट खरीदा था। तू इतना सस्ता सूट पहनकर बेला की शादी में जाएगी? माँ, हम गरीबों की बस्ती में कौन सी कोई बड़ी हस्ती आने वाली है? ब्याह की भीड़ भाड़ में सभी की नजरें दुल्हन पर रहेंगी, ना कि मुझ पे। मैंने सूट के साथ पहनने के लिए एक रोज के लिए सुहानी की सैंडल मांग ली है। अब एक दिन के लिए क्यों बेफिजूल सैंडल की शॉपिंग पर पैसे फूकना। अमीर काया और गरीब कीर्ति की शादी के लिए की गई शॉपिंग में जमीन आसमान का फर्क था। जहां अमीर काया को सिर्फ अपने लिए ही शॉपिंग की पड़ी थी, वहीं कीर्ति ने अपने लिए 1 पैसे की खरीदारी न करके अपनी सहेली बेला के लिए शॉपिंग की थी। कुछ सप्ताह बाद, माँ, बप्पा की दया कृपा से मैं कमा रही हूँ, इसीलिए इस बार बप्पा की विदाई के लिए हम किसी फुटपाथ या सस्ते दुकान से खरीदारी नहीं करेंगे, बल्कि मॉल से कपड़े खरीदेंगे। इसलिए मैंने अपनी पगार की आधे आध कमाई को सहज ही बचा लिया था। दोनों माँ बेटी उसी मॉल में चली आती हैं, जहां काया अपने पिता के संग पहले से ही मौजूद थी। माँ, वो देखो, वो चमकीला कपड़ा बप्पा की प्रतिमा पर खूब फबेगा। अरे भैया, इस अंगरखे का क्या दाम है? या इट्स ओनली 2050 रुपीज। अरे भाई साहब, 1 मीटर कपड़े का इतना दाम? ये तो सरासर लूट मचा रखी है। सही सही रेट लगा लो। अरे 2050 रुपए कौन से ज्यादा है जो इतने से पैसों के पीछे बार्गेनिंग करी हो? इससे महंगा तो मेरी एक ब्रांडेड लिपस्टिक होती है। मेम साहब, आप बड़े लोग हैं, 2000 आपके लिए हाथों की मैल है, मगर हम गरीबों के लिए महीने भर घर चलाने का जरिया।
हमें गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की विदाई के बाद गरीब बच्चों के खाने का बंदोबस्त भी करना है। बेटी, जिसने गरीबी देखी होती है उसके लिए हर एक पाई की कीमत होती है। पिताजी आप सही कह रहे हैं। जाने कितने महीने और साल से मैं महंगी शॉपिंग करके पैसे पानी में बहा रही हूँ। शॉपिंग के आगे कभी सोचा ही नहीं कि इससे कई अनाथ गरीब बच्चों की भूख मिट सकती है। गरीब की शॉपिंग समेत पैसों के बचाव ने काया की महंगी शॉपिंग के शौक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दोस्तों, सच है, संसार में अमीर गरीब के बीच की गहरी खाई बढ़ती जा रही है। मगर अगर अमीर शख्स के साधारण महंगे शौक को सीमित करके भी आसानी से किसी गरीब भूखे का पेट भर सकता है। सहारनपुर गांव में शाम को बिरजू गाना गाते हुए टहल रहा था। उसे शहर से आए हुए 2 दिन ही हुए थे, तभी वो एक डरावने कटहल के पेड़ के पास से गुजरता है। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, सैया सैया तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं। मौसम बड़ा अच्छा है वैसे यहाँ का। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, सैया। अरे, ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? बिरजू मुड़कर अपने आसपास देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता और वो फिर चलने लगता है। बिरजू रुको तो सही, मैं भी तुम्हारे सुर से सुर मिलाना चाहती हूँ, तो आओ साथ में गाते हैं। तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाह में तुझ में गुम हो जाऊं। बचाओ बचाओ, अरे कौन है यहाँ, कौन है? सामने आओ। इतने प्यार से बुलाओगे तो आना ही पड़ेगा ही मेरे प्यारे बिरजू। ये कहते ही चुड़ैल उस बिरजू के सामने आ जाती है। ये देखकर बिरजू बोककर बोलता है, बचाओ बचाओ, ये तो चुड़ैल है। भाग्यवान, मुझे छोड़ दो। मुझे तो इस गांव में आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं। मुझे जाने दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तूने इतने प्यार से मुझे बुलाया है, मेरा साथ थोड़ा वक्त तो बिताओ। छोड़ दो मुझे। बिल्कुल नहीं बिरजू, मैं किसी को नहीं बख्शती। तुम्हारे बाद भी कोई आएगा तो वो भी इसी तरह मारा जाएगा। ये बोलकर चुड़ैल बिरजू का गला पकड़कर उसे मौत के घाट उतार देती है। अगले दिन एक बुढ़ा उस पेड़ के कटहल को देखकर तोड़ने की कोशिश करता है, जहाँ उस पर बैठी हुई चुड़ैल पैर हिला रही थी। अरे देख रहा हूँ, काफी समय से इस पेड़ के कटहल कोई नहीं खाता। आज मैं ही इसके कटहल लेकर चलता हूँ। ये कहते ही नारायण जैसे ही एक बड़े से पत्थर से उस कटहल को तोड़ने के लिए पत्थर ऊपर की ओर फेंकता है तो वह पत्थर चुड़ैल पकड़ लेती है और उस पत्थर को उसको मार कर कहती है, अब आया ना मजा, बड़ा आया इस पेड़ के कटहल खाने। अगर तू इस पेड़ पर से कटहल तोड़ना चाहता है तो भूल जा, वो तू कभी नहीं कर सकता। चला जा यहाँ से, वरना तुझे मार डालूंगी मैं। तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा, बिना कटहल लिए तो बिल्कुल नहीं। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, तो चल मैं तुझे अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल उस आदमी का गला पकड़कर हवा में उठा लेती है और अपने हाथ लंबे करते हुए जाती है। तभी वह घबराया हुआ आदमी कहता है, अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे ये तो एक चुड़ैल है। अब पता चला तुझे मैं कौन हूँ। ये कटहल का पेड़ मेरा है, मेरा। जो भी यहाँ आता है मारा जाता है। मैं किसी को कटहल नहीं लेने दूंगी, और अब तू भी गया। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, देखो मुझे छोड़ दो। मैं अभी तक कुंवारा हूँ, मेरा नाम नारायण है और मैं कमजोर दिल का हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। क्या तेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई? पर तू मुझे पूरा 70 साल का बुढ़ा लगता है। तेरे तो पोते पोती होंगे, और तू अभी तक कुंवारा कैसे रह गया? मम्मी पापा ने ध्यान नहीं दिया क्या? नहीं, आज तक मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिली, पर तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जी जी जी, तू मेरे पे लाइन मारे उससे पहले मैं तेरी लाइफ लाइन ही छीन लूंगी। ये कहते ही चुड़ैल उसके साथ कुछ भयानक करती, जिसके बाद वो फिर कभी नहीं दिखा। इस तरह जो भी उस कटहल के पेड़ के पास आता, चुड़ैल उसे जान से मार डालती है। पर आखिर चुड़ैल ऐसा क्यों करती थी? क्या कटहल के पेड़ से उसे ज्यादा लगाव था या बात कुछ और थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे गाँव में लोग गायब होने लग गए थे। लोगों को कुछ खबर नहीं होती कि आखिर ये सब कौन कर रहा था। तभी चुड़ैल कटहल लेने वाले इंसान को मार रही थी
कि यशोदा ने चुड़ैल को ऐसा करते हुए देख लिया और वह दबे पांव वहां से भागकर सरपंच के पास पहुंचती है और कहती है, सरपंच जी, चुड़ैल। अरे तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? लो पहले पानी पियो। सरपंच के ये कहते ही यशोदा पानी पी लेती है। यशोदा क्या हुआ, अब बताओ आराम से। सरपंच जी, वो मैंने गांव के किनारे जो कटहल का पेड़ है, वहीं मैंने एक चुड़ैल को हमारे गांव के आदमी को मारते हुए देखा है। इसका मतलब हमारे गांव में इतने दिन से जो लोग गायब हो रहे थे, उसको उसी चुड़ैल ने मारा है। आप कुछ कीजिए वरना वो चुड़ैल सभी लोगों को मार डालेगी। तुम डरो मत यशोदा, अभी उस चुड़ैल के जाने का इंतजाम करता हूँ मैं। सरपंच सभी गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में बता देता है और सभी हाथों में मशाल लिए उस कटहल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तो धमकाते हुए सरपंच कहता है, देखो इस पेड़ पर जो भी चुड़ैल है वो तुरंत इस गांव को छोड़कर चली जाए। अगर तुमने अब किसी हमारे गांव के आदमी को मारा तो हम तुम्हें इस पेड़ के साथ जला देंगे। अच्छा, आ गया सरपंच तू। और कितनी बार मुझे इस पेड़ के साथ जलाएगा? बोल, कितनी बार? मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रही हो तुम? मैं बताती हूँ सरपंच तुझे, तेरे कर्म कांड मैं याद दिलवाऊंगी। याद कर, आज से 6 महीने पहले सीता नाम की औरत इसी पेड़ के पास झोपड़ी में रहती थी। वो औरत मैं ही थी। मैं बेचारी जैसे तैसे अपनी माँ का ख्याल रखकर इस कटहल के पेड़ से मंडी में कटहल बेचकर गुजारा चलाती थी। कटहल ले लो, कटहल, ताजा ताजा कटहल। अरे बहन, जरा मुझे भी आधा किलो कटहल देना। ये लो बहन। सीता दिन प्रतिदिन कटहल ही बेचा करती थी, पर पहले के दिन से आज उसने कटहल की ज्यादा कमाई की थी। ये पैसे वह अपनी माँ को दिखाती है। माँ, देखो आज मैंने कितने सारे पैसे कमाए हैं। जादू हो गया आज तो। ये तो बढ़िया हो गया बिटिया, ऐसे ही लगन से काम करती रहे। धीरे धीरे सीता पैसों को जमा कर लेती है और एक दिन सरपंच का साला मोहित उसे इतने सारे पैसों के साथ देखकर कहता है, 2 दिन पहले इसने मेरे प्यार को ठुकराया था ना, अब पूरे गाँव में इसे जीजा जी से बेइज्जत करवाऊंगा। ये बोलते ही मोहित सरपंच से कहता है, जीजा जी, मैंने अपने कमरे में पैसे रखे थे, वो गड्डी मिल नहीं रही। कल सीता यहाँ आई थी, मुझे लग रहा है उसने ही पैसे चुराए हैं। पर वो क्यों आई थी? मुझसे पैसों की मदद मांगने आई थी, पर मैंने उसे मना कर दिया, इसीलिए मुझे लग रहा है कि उसने चोरी कर ली। ऐसी बात है तो मैं उस चोरनी को छोड़ूंगा नहीं। पैसे चाहिए थे तो मदद मांग लेती। ये कहते ही सरपंच सीता को गांव में चोरनी कहकर इल्जाम साबित कर देता है। सरपंच जी, मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो मोहित जी को प्रसाद देने आई थी। भला मैं पैसे क्यों लूंगी? ये मुझे फंसा रहे हैं। मेरा कटहल को बेचकर काम चल जाता है। देखा जीजा जी कैसे झूठ बोल रही है। मैं तो कहता हूँ इसी कटहल के पेड़ से ही बांध के जला डालो इसे। वैसे भी इसका कोई नहीं है। ठीक है, बांध दो इसे कटहल के पेड़ से और जला दो। ये कहते ही सरपंच उसे कटहल के पेड़ से बांधकर गांव वालों के सामने जलवा देता है। बस उसी दिन से सरपंच मैं चुड़ैल बनकर इस पेड़ पर हक जमाए बैठी हूँ। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे साथ नाइंसाफी किया है, मरेंगे सब। नहीं सीता, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इन मासूम लोगों को मेरे किए की सजा मत दो। मैंने अपने साले की बात मानकर बहुत गलत किया। अरे मुझे माफ कर दो। नहीं, जान के बदले जान। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊं तो मोहित को मेरे हवाले कर दो। सारी गलती उसकी है। हाँ सरपंच जी, मोहित को हवाले कर दो। उसने सीता के साथ गलत किया है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये कहकर मोहित भागता ही है कि चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और बोलती है, मोहित, तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मार डाला। अब तेरे मरने की बारी है। सरपंच, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ हमेशा के लिए। ये कहते ही चुड़ैल उसे हमेशा के लिए आसमान में लेकर गायब हो जाती है, जिसके बाद कोई भी अब उस कटहल के पेड़ से नहीं डरता था। चुड़ैलों का मछली बाजार। सीता गीता दोनों जुड़वा बहनें अपने बीमार पिता हरीश के पास बैठी थी। एक उसका सिर दबा रही थी तो एक उसके पैर दबा रही थी। कितने दिन हो गए हैं गीता, पिताजी अभी तक बीमार हैं। जल्दी से भगवान जी उन्हें ठीक कर दे। माँ ने तो पैसे देने से इनकार कर दिया। तू परेशान मत हो सीता, डॉक्टर ने बोला है ना, हमें थोड़े से पैसे जमा करने होंगे जिससे पिताजी की आंखों का ऑपरेशन हो जाए। सही बोला तूने, मोतियाबिंद की वजह से पिताजी के शरीर में भी इस उम्र में दर्द रहता है। बस बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? बेटियां कभी पिता के पैर नहीं छूती न दबाती है। मेरी फिक्र मत करो बेटा। पिताजी, आपकी सेवा करना हमें बहुत अच्छा लगता है। सेवा की बच्ची, तुम दोनों यहाँ कब से बैठी हो? जाओ और जाकर मछलियाँ पकड़ो। शाम के खाने में आज वही बनाऊंगी। अगर नहीं लाए तो तुम दोनों को खाना भी नहीं दूंगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो मोहना? बच्चों से कोई ऐसे बोलता है क्या? रोज खाने का इंतजाम तो वही करती हैं। अरे शर्म करो। तुम कुछ भी मत बोलो, खटिया पकड़कर लेटे रहो। वैसे ही रहो, घर का खर्च मुझे देखना है। मैं देख लूंगी। चलो जाओ तुम दोनों यहाँ से, और बड़ी मछली लाना। जी माँ।
पिताजी आप अपना ख्याल रखना। ये कहते ही दोनों बच्चियां मछली पकड़ने जाल लेकर नदी किनारे पहुंच जाती हैं और जाल फेंककर दोनों पत्थर पर बैठ जाती हैं। फिर मछली का चारा डालकर मछलियों को खींच कर निकालती हैं और बाल्टी में डालती हैं। ये ले सीता, एक और मछली हाथ लग गई, जल्दी पकड़, हिल रही है। हाँ हाँ पकड़ ली। यार हमारी सौतेली माँ हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? गीता मैं कुछ बोल रही हूँ, सुन क्यों नहीं रही है? अरे मैं तो ये सोच रही हूँ पिताजी का आंखों का कैसे ऑपरेशन होगा, इतने पैसे कैसे आएंगे? हाँ सबसे ज्यादा पिताजी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि छोटी माँ हमारा ख्याल नहीं रखती और पिताजी को कैसे बोलती हैं। हमें ही पिताजी के लिए कुछ करना होगा। मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम इस नदी से मछलियां पकड़कर मंडी में इन मछलियों को बेचें और उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे हम पिताजी का इलाज करवाएंगे। और हाँ, माँ को नहीं बताएंगे। तूने बिल्कुल सही कहा। और अगर माँ को पता चला तो वो हमसे ये पैसे भी छीन लेंगी। तो चलो अभी मछलियां इकट्ठा कर लेते हैं, उनमें से 2-4 छोटी माँ को जाकर दे देंगे। ये कहते ही दोनों मछलियां पकड़ने की कोशिश करती हैं। कुछ ही देर में बहुत सारी मछलियां पकड़कर जमा कर लेती हैं। घर जाकर दोनों मोहना को वो मछलियां दे देती हैं और फिर बाजार में मछलियां बेचने चली जाती हैं। आइए आइए सभी लोग आइए, मच्छी लीजिए, मच्छी, ताजी ताजी मच्छी, छोटी मच्छी, बड़ी मछली। आइए आइए और खाने में फिश फ्राई, फिश कटलेट बनाइए। सुनो जरा, मुझे आगे वाली सारी मछलियां दे दो। ये लो पैसे जी, ये रही आपकी ताजी ताजी मछलियां। दोनों कुछ ही घंटों में मछलियां बेचकर नदी के किनारे आकर पेड़ के पास गड्ढा करके वहीं पैसे दबा देती हैं और कहती हैं, चलो अब से पैसे यहीं जमा करके डालेंगे हम। तभी पानी में कोई हलचल होती है। अरे पानी में कोई हलचल हो रही है, मुझे लग रहा है कोई बड़ी मछली है। चल चल उसे पकड़ते हैं, घर ले जाएंगे। हाँ हाँ चल। दोनों ऐसे ही अपना मछली का जाल लेकर उस पानी में डालती हैं और खींचती हैं कि जाल पर ज्यादा जोर पड़ता है और दोनों नदी में ही गिरकर मर जाती हैं। दोनों चुड़ैल जब बाहर आती हैं तो कहती हैं, अरे यार वो तो कुछ भी नहीं था, लकड़ी में जाल फंस गया हमारा। सही बोला तूने, और उसकी वजह से उनके सर में चोट भी लग गई। पर कोई बात नहीं, अब घर चलते हैं। दोनों जैसे ही घर जाने के लिए होती हैं कि पानी में उन दोनों को अपनी लाश तैरती हुई दिखाई देती है और घबरा कर वो कहती हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हम दोनों मर चुके, हमारी लाश। अब हम क्या करेंगे? बाबा का इलाज कैसे होगा और उनका ध्यान कौन रखेगा? क्या हम इस रूप में नहीं जा सकते? नहीं, हे भगवान, हमारे पिताजी बहुत परेशान होंगे। हमें उनके लिए ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ने हैं। आप हम पर दया कीजिए कि हम दोनों इंसानी रूप में अपने पिताजी के साथ कुछ समय रह पाएं। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे आप हमें अपने साथ ले जाना। सीता की प्रार्थना सुनते ही आकाश से एक तेज रोशनी उन दोनों बहनों पर पड़ती है और दोनों इंसानी वेश में आ जाती हैं। शुक्रिया भगवान जी, आपने हमारी बात सुन ली। चलते चलते हमें बहुत लेट हो रहा है, छोटी माँ गुस्सा करेंगी हम पर। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाती हैं। तभी गुस्से से मोहना कहती है, 4 घंटे हो गए तुम्हें, इतनी देर से कहाँ थी? घर की जिम्मेदारी भूल गई हो या घर के काम भूल गई हो? कौन करेगा? चलो काम पर लगो। जी माँ, हम अभी आते हैं। ये बोलकर दोनों अपने जादुई शक्तियों से सभी घर के काम निपटा देती हैं। तभी मोहना कहती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों? या चुपचाप बैठकर काम कर लिया सारा? हाँ माँ, सारा काम हो चुका है। ठीक है, जाओ जाकर खाना खा लो और अपने पिता को भी खिला देना। जी माँ। ये बात सुनकर जैसे ही सीता अपने पिता और अपनी बहन के लिए खाना परोसकर खाती है तो उसके मुंह में कंकड़ आ जाता है और वो बोलती है, इसमें तो कंकड़ है, दांत में लग गई। क्या? मेरा प्लेट का सही होगा। इसमें भी कंकड़ है। अच्छा हुआ हमने पिताजी को ये खाना नहीं खिलाया, वरना वो तो परेशान हो जाते इस उम्र में। माफ करना भगवान जी, लेकिन आपकी शक्तियों से हम पिताजी को खाना बना के देंगे। ये तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रही हो बेटा? कुछ नहीं पिताजी। तभी दोनों शक्तियों से खाना बनाकर हरीश को खिला देती हैं, जिसके बाद वो सो जाता है। गीता, यहाँ पर छोटी माँ नहीं है, चल हम दोनों मछली पकड़कर बेचते हैं। पिताजी की आंखों का ऑपरेशन कराना है ना, तो पैसे भी चाहिए। इस तरह दोनों बहनें इंसानी